बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व डी टू द पावर 4 माइनस 4 डी क्यूब प्लस 8 डी स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है 1 माइनस 4 8 माइनस 8 4, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखे हैं। और यहाँ पर डी और डी स्क्वायर, डी जो है वाई का यानी डी वाई जो होगा वो वाई का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी स्क्वायर से, वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता चल रहा है। और डी क्यूब वाई पर ऑपरेट होगा तो डी क्यूब वाई जो है वो वाई का थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, ऐसे 4 ऑर्डर का। लेकिन इनकी जो पावर है यानी डी की जो पावर है वो ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए ऑर्डर तो ये 4 है, 3 है, 2, यानी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 4 है। लेकिन इनकी जो डिग्री होगी वो 1 है सबकी, हर एक टर्म की, तो इसलिए ये कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत होती है एक्सिलरी इक्वेशन की। तो एक्सिलरी इक्वेशन को अगर हमें निकालना चाहते हैं तो हमें जो y का जो कोफिशिएंट डी और डी का जो फंक्शन होता है उससे ही निकलता है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो हम लिख देंगे अब इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग, एक्सिलरी इक्वेशन ये हेल्प करेगी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए। इसके एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन, यानी यहाँ पर हमारी हो जाएगी डी की जगह पर m कर दें, m क्यूब माइनस 4 यहाँ पर d4 था तो d4 ही करना चाहिए हमको। तो m की पावर हो जाएगी 4 माइनस डी m क्यूब प्लस 8, डी की जगह पर बस m पुट कर देना, ये एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इस वाले फंक्शन में रखने के बाद 0 को पुट कर देंगे। तो m की यहाँ पर चूँकि 4 पावर का है, 4 डिग्री का है ये, तो m की 4 वैल्यू मिलेंगी और इन चारों वैल्यू से हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो वैसे तो हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि है जो भी नंबर अगर 1 है तो इसके फैक्टर होते हैं 1 2 और 4 हैं, तो प्लस माइनस भी लेते हैं इसमें। और ये हमने रख के देखा तो m की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया किसी ने। तो यहाँ पर उस केस में फिर हमें ये भी सोचना होगा कि इसकी जो रूट हैं इस इक्वेशन के, यानी m की वैल्यूज़ जो हैं वो इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकती हैं। उस रिस्पेक्ट में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये भी होगा कि हम इस पूरी इक्वेशन को पहले m-1 से इसको डिवाइड करें। तो m-1 से डिवाइड करें क्योंकि हम n इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट कर चुके हैं, मीन्स m-1 देख चुके हैं इसका एक फैक्टर नहीं है। तो फिर हम देखेंगे इस पूरे इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए हम रफ पर m-1 से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है m टू द पावर 4 माइनस 4 m क्यूब प्लस 8 m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको इक्वल करना होता है तो m की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों में यहाँ लिख देंगे तो फर्स्ट टर्म इसके बराबर हो जाएगा, यानी m की पावर 4 हो जाएगा माइनस का m क्यूब हो गया।
अब इसे माइनस करने पर साइन चेंज हो गया नीचे वालों के, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 3m³ हो गया, और बाकी जो टर्म हैं उनको लिख देंगे 8m² माइनस 8m प्लस का 4, और यहाँ पर जो है -3m² से इन दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा माइनस का 3m³ माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3m² ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम माइनस करेंगे तो नीचे जो लिखे हैं टर्म्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस ऊपर वाला ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5m² बचा हुआ है, और बाकी जो टर्म्स यहाँ रह गए उनको भी लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम इसके बराबर करने के लिए प्लस 5m का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी हमारे पास ये यहाँ पर लिखना चाहिए हमको 5m, तो 5m से इंटू होगा तो मिलेगा हमको 5m², और इसके बाद इस 5m का जब इसमें इंटू होगा माइनस का 5m हो जाएगा, और माइनस करने पर साइन चेंज होंगे, फर्स्ट वाला कैंसिल, इनका डिफरेंस माइनस का 3m और प्लस का 4 होगा। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए -3 की ज़रूरत होगी, तो -3 से यहाँ पर इंटू करके और यहाँ नीचे लिखेंगे, यानी माइनस का 3m और माइनस प्लस का हो जाएगा 3, और जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसिल, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 1 बच रहा है, तो क्वोशिएंट जो है वो ये आ चुका है, और रिमाइंडर है 1, तो इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन जो बीच में लिखा हुआ है यानी डिविडेंड की जगह पर उसको लिख सकते हैं इक्वल टू इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस और प्लस दिस, तो इस हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, इसको हमने जब डिवाइड किया m-1 से, तो क्वोशिएंट हमको मिला था m³ माइनस 3m² प्लस 5m और प्लस यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 ये मिला था, तो हमको रिमाइंडर बच रहा है 1, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं प्लस करते हुए रिमाइंडर को इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें इसमें m-1 के और भी फैक्टर ढूंढना चाहिए, तो इसको दोबारा से इस एक्सप्रेशन को हम m-1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर m-1 में हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं 4 का, क्योंकि m में नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए m-1 में बनाने के लिए इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को m-1 से। तो यहाँ पर हम ये काम रफ पे कर रहे हैं, ज़्यादातर काम तो यहाँ पर रफ पे ही हो रहा है, रफ को भी आप अपने सॉल्यूशन में साइड से लिख सकते हैं, या फिर ना दिखाना चाहें तो वो भी चलेगा। तो जो जिसको डिवाइड करना है वो है m³ माइनस का 3m² प्लस 5m माइनस का 3। अब इसके इक्वल फर्स्ट के इक्वल बनाने के लिए हमें m² से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों टर्म में, तो m³ हो जाएगा माइनस का m² हो जाएगा, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2m² हो गया प्लस 5m माइनस का 3। इसके इक्वल बनाने के लिए -2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें -2m² माइनस प्लस का 2m हो जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे साइन चेंज होकर ये कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट वाले इनका डिफरेंस 3m माइनस का 3। अब हम इसमें 3 से इंटू कर देंगे प्लस के, तो 3m माइनस का मिल गया हमको 3। तो देख रहे हैं ये पूरा इक्वल आ चुका है, और ये कैंसिल होकर रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। तो इसका मतलब इसके हमें 2 फैक्टर आसानी से मिल चुके हैं। पहला फैक्टर जो है वो जिससे डिवाइड किया था m-1, और दूसरा फैक्टर ये क्वोशिएंट होता है अगर रिमाइंडर 0 है तब। तो ये है m² रिमाइंडर था, m² माइनस का 2m और प्लस का 3, और प्लस यहाँ पर 1 इस तरीके से रखें, क्योंकि इसको हमने पहले ही बताया था कि हम m-1 की इक्वेशन की फार्म में लिखेंगे
तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से इनका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भी कोशिश करेंगे कि m-1 की फार्म में बदल दिया जाए। तो देख रहे हैं ये m-1 का होल ऑफ स्क्वायर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि m का भी स्क्वायर है और इन दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 इंटू m इंटू 1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 के स्क्वायर की ज़रूरत है, तो हम 3 से को 2 पार्ट में बदल देते हैं। 1 का स्क्वायर लिख देंगे और +2 अलग करके लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म शुरुआत के ये m-1 के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। और 1 और 2 ये 3 को लिख सकते हैं इस तरीके से। 1 साइड से लिखा रहने दें, राइट हैंड साइड में 0। अब इसे हम लिख देंगे m-1 का होल ऑफ स्क्वायर बाय यूजिंग द फार्मूला a-b होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a-b होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab plus b square. So apply this identity, we get m-1 whole of square m-1 whole of square plus 2 plus 1 is equal to 0. अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन कर देना चाहिए और m-1 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो m-1 की पावर 2 और 2 ऐड होके 4 हो जाएगी, और प्लस इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो 2 टाइम्स यहाँ पर m-1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अगर m-1 को हम एक क्वांटिटी कंसीडर करें या इसको हम थोड़ी देर के लिए कुछ और लिख लें, मीन्स अगर हम माना कि m-1 को अगर n हम ले लेते हैं तो ये n टू द पावर 4 + 2n स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना हमने लेट कर लिया था। उसके बाद देख रहे हैं कि इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इस 2n स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 1, और इस 1 को 1 का स्क्वायर। इसमें भी देख रहे हैं आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो a की जगह पर हमारा n स्क्वायर है और b की जगह पर 1 है, तो ये भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे n स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और इक्वल टू ये चल रहा है 0 के। तो जब हम इसको स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 का 0 हो गया, तो जब हम इसको हटाएंगे 0 स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 0 पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। इसकी 2 वैल्यू होती हैं प्लस माइनस। इस तरीके से n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और n की जो वैल्यू है m-1 यहाँ पर पुट कर देंगे और प्लस माइनस 0 ऐसे लिखा रहने दें। m की 4 वैल्यू होंगी। 1 को हम इस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 0 चली रहा है प्लस माइनस प्लस का 1। अब हम जब प्लस की वैल्यू लेंगे 0 की वैल्यू लेंगे 1 के साथ, तो m की एक वैल्यू मिलेगी, सॉरी m-1 के होल ऑफ स्क्वायर की एक वैल्यू मिलेगी। जब माइनस का लेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिलेंगी। इस तरीके से हमें m-1 के होल ऑफ स्क्वायर की 2 वैल्यू मिल रही हैं। हालांकि ये दोनों वैल्यू सेम होगी कि 0 प्लस 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो m-1 का ये होल ऑफ स्क्वायर है। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ को चेंज किया था ये प्लस m को जब हम लेफ़्ट से राइट ले गए तो ये गलती हो गई है। आई कमिटेड ए मिस्टेक हेयर, सो आई करेक्ट इट। तो 1 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो -1 आ जाएगा ये, तो ये जो 0 माइनस का 1 आ जाएगा, तो 0 माइनस का 1 यहाँ पर लिख दें, तो ये वैल्यू जो है -1 आएगी। दोनों ही केसेस में इक्वल वैल्यू आएगी। अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी -1 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसकी 2 वैल्यू होती है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। -1 पर इसकी 2 वैल्यू होती है, और यहाँ से पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, तो ये आई की आयोटा होता है, यानी आई की वैल्यू होती है इमेजिनरी स्क्वायर रूट -1 आई।
तो इमेजिनरी वैल्यू थी इसलिए फैक्टर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। m-1 की वैल्यू ये, अब इस m की वैल्यू को और इसलिए बड़े स्पेशल तरीके से फैक्टर किए, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी +k1 हो जाएगी, यानी दोनों के साथ में ऐड हो जाएगी, इसके साथ में भी और इसके साथ में। इस तरीके से m की जो वैल्यू दोनों मिल रही हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m की वैल्यू रिपीट हो रही है कि m अगर हम प्लस साइन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से प्लस साइन लेते हैं तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, और माइनस वाली लेते हैं तो इस पर भी माइनस लेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो है रिपीट हो रही हैं। और जब रिपीटेड m की वैल्यू होती है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये लिखने का तरीका, पहले तो यहाँ पर हम जनरल फार्म में इसको बता देते हैं। जैसे m की वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो और ये वैल्यू रिपीट हो, ऐसे ही अल्फ़ा माइनस आई बीटा रिपीट हो, मींस अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा हो। जैसे दोनों कंबाइन करें, इन दोनों कंबाइन करें तो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा हो, तो उस केस में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फार्मूला के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वैसे तो हम लोग शुरुआत तो इस तरीके से करते हैं, c1 प्लस का c2x और e टू दी पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा x प्लस c3, क्योंकि m की 4 वैल्यू हैं तो इसलिए यहाँ पर 4 आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आएंगे, और e टू दी पावर अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ये रिपीटेड है इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमको m की जो वैल्यू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ज़्यादातर इसी तरीके से लिखते हैं। यानी जो रियल पोर्शन है e टू दी पावर अल्फ़ा और x ब्रैकेट ओपन होंगे, अल्फ़ा x हो गया और फिर ब्रैकेट में c1 प्लस का c2s, जो रिपीट हो रहा है m की वैल्यू उसके लिए ये होता है, और कॉम्प्लेक्स है उसके लिए ये होता है। तो बीटा x प्लस का हो जाएगा c3 प्लस का c4x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा x। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम लोग इसको इसी फार्म में लिखेंगे, और आप चाहें तो अगर आंसर इसमें मिल रहा तो उसमें लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m की हमारी वैल्यू ये है और अल्फ़ा की जगह पर 1 है, और बीटा का मतलब यहाँ पर आई का जो कोफिशिएंट जो नहीं लिखा तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा। तो बस इसी फार्मूले को देखते हुए हम यहाँ पर m की वैल्यू को देखते हुए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू जो हमने सेकंड फार्मूला लिखा था उसमें e की पावर अल्फ़ा की यहाँ पर भी हमें x1 लेना है, अल्फ़ा x, फिर था ब्रैकेट में c1 प्लस का c2x, फिर था यहाँ पर कॉस बीटा x। तो बीटा की वैल्यू भी 1 है तो 1x हो जाएगा, प्लस का c3 प्लस c4x, और यहाँ पर साइन बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 है, x हो जाएगा, फिर 1 इंटू x होता है, इसलिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो यहाँ पर आ गया e टू दी पावर x, c1 प्लस का c2x, 1 इंटू x हो गया, कॉस x हो जाएगा, प्लस का c3 प्लस का c4x साइन x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको हम निकालने का तरीका मालूम है। 1/, में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था शुरुआत में, देखिए y, उसमें जो d का जो फंक्शन होता है उसको पूरा लिख देते हैं, ऐसे पीछे देख लीजिएगा, d की पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस ad² माइनस का 8d प्लस का 4। हालांकि यहाँ पर 0 ही आएगा, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फॉर्मेलिटी है वो हम अदा कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है जो कि 0 है यहाँ पर, उसको लिखते हैं यहाँ पर, जिस पर फंक्शन ये d का ऑपरेट होना है, ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, और चूँकि ये 0 है तो टोटल वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये 0 के बराबर आएगी। इस तरीके से हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू दी पावर x, c1 प्लस का c2x cos x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन x, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर है। इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी थी उसका सॉल्यूशन ये आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।